work done by the battery, W equals to plus Q into V minus Q into V. When discharging है तब plus Q into V, when charging तो माइनस इंटू V, माइनस Q into V. इसको ऐसे समझिए, यदि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का और यहाँ ये स्विच है, आपसे कहा गया कि फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी when the switch is closed. गौर करिए, जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो स्विच क्लोज कर देंगे तो यहाँ चार्ज आया होगा, इधर से निकल के प्लस Q इस पे और यहाँ माइनस Q. तो ये जो होता है ये कहलाता है बैटरी डिस्चार्ज हुआ, और बैटरी के बड़ी डंडी से यदि प्लस Q चार्ज निकलता है तो उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग. ध्यान दीजिएगा, बैटरी के बड़ी डंडी से यदि चार्ज निकलता है तो ये कहलाता है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल. अब यहाँ वर्क डन बाय सेल जो होगा ये हो गया डिस्चार्जिंग के केस में प्लस Q इंटू V, और Q कितना है CV. Q बराबर CV तो आप देखते ही हैं, इंटू V, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर. यहां पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर. तो हीट डेवलप कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. मान लो बैटरी 100 जूल काम करता है और पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल बढ़ता है, इसका मतलब 60 जूल कहाँ चला गया होगा, तो हीट के फॉर्म में. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी, ये था CV स्क्वायर और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी CV स्क्वायर बाई 2. तो हीट कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर बाई 2. तो किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी जितना वर्क कर रही है उसका आधा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है और आधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है. ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा. वर्क डन बाय बैटरी का इस अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन बाय बैटरी है उसका आधा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो गया और आधा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया हीट के फॉर्म में. तो यहाँ दो फॉर्मूले आपको याद करने का या कंसेप्ट याद करने का मौका मिल रहा है. पहला कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये वर्क डन बाय बैटरी, दो केस है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. और एक आपको मौका मिल रहा है ये याद रखने का, ये दूसरा, कि कहीं भी किसी भी सर्किट में जो आप देखेंगे हीट डेवलप,
किसी इवेंट में, उस इवेंट में देखिए कि बैटरी में से चार्ज निकल के गया या आया, और फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखिए बढ़ा या घटा, और ये यूज करिए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी, ध्यान से देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। पॉजिटिव चार्ज निकलते दिखा पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो डिस्चार्जिंग है। जनरली तो यही देखते हैं ना, बैटरी खरीद कर लाते हैं, घर में यूज करते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाता है। बैटरी सर्किट में लगाते हैं तो जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल के जा रहा होता है कैपेसिटर पे। आपके मन में अब विचार आएगा कि सर निगेटिव वाला कब होगा, क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर बस 1 मिनट। एकदम मैं रुका हुआ, आराम से नोट करिए। यस सर हो गया। यहाँ देखिए, एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और इस पे प्लस 30 माइक्रोकूलाम माइनस 30 माइक्रोकूलाम ये पहले से चार्ज्ड है, और ये 10 वोल्ट का बैटरी, ये है स्विच। फाइंड आउट हीट, फाइंड आउट work done by battery, work done by the battery और सेल, यहाँ जो भी लिखा हो, after we close the switch। yes, तो ध्यान से देखिए कि जब आपको ऐसा कोई सरकमस्टेंसेस मिले तो स्विच बंद करने के बाद नया वाला चार्ज पता करिए। सर मैं क्यों पता करूं? ये भाई, क्योंकि बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से चार्ज जा भी सकता है कैपेसिटर पे और आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि बैटरी से कनेक्ट होने के बाद फाइनली कैपेसिटर के प्लेट के बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितने का ये बैटरी के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। पहले वाला चार्ज सर क्यों नहीं याद कर रखे? अरे मैंने कहा इसलिए, भूल जाओ। तो सर नया वाला कौन बताएगा? अरे तुम ही देखो, फॉर्मूला इकलौता तो है, जानते हो, सी भी सर्किट एनालिसिस जानते हो, उस हिसाब से निकाल लो। 20 माइक्रोकूलम। अरे सर पहले तो 30 था, बहुत बढ़िया। अब ये सोचो कि यहाँ बैटरी से निकल करके गई चार्ज या पॉजिटिव टर्मिनल से भीतर आई, क्यू ओल्ड माइनस क्यू न्यू, 10 माइक्रोकूलम इधर आ रहा है। तो जो स्विच बंद किया उसके बाद चार्ज कितना फ्लो किया? चार्ज
flown after switch is closed. ये डेल्टा क्यू हमें दिख गया 10 माइक्रो कूलम और दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से भीतर जा रहा है। बैटरी इज, अब यहाँ क्या कहेंगे, चार्जिंग। कैपेसिटर से चार्ज बैटरी में गया तो बैटरी इज चार्जिंग। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, माइनस ये जो डेल्टा क्यू है इंटू वी, माइनस 10 माइक्रो इंटू 10, ये हो गया माइनस 100 माइक्रो जूल। तो यहां पर जो वर्क डन हम देख रहे हैं दैट इज नेगेटिव वर्क डन। पहले 30 था, नया 20 हो गया, तो पहले 30 था और नया 20 हो गया, तो आखिर यहाँ क्या लफड़ा है। नोट कर लो। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पहले तो ये पता करो, डेल्टा यू का वैल्यू भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। जब भी चार्ज कबड्डी खेलेगा, चाहे बैटरी से कैपेसिटर पे जाए या कैपेसिटर से बैटरी पे आए, हीट जरूर डेवलप होगा। यदि वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव भी नेगेटिव आ जाएगा, जिससे वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू मिल करके पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल सके। हमेशा हीट जरूर डेवलप होता है चार्ज के कबड्डी खेलने पर, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हीट डेवलप नेगेटिव आ जाए। हीट डेवलप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, डेवलप होगा ही होगा। वर्क डन बाय बैटरी का जो भी साइन हो रख दीजिए, लिख दीजिए। डेल्टा यू का जो भी वैल्यू आए साइन के साथ प्लस माइनस रख दीजिए, देखिएगा टोटल वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। जिन लोगों को ये समझ में आया है वो हैंड राइज कर दें। अविष्का, देवांश, दुष्यंत, कीर्ति, क्षितिज, कुशल, निकिता, विशाल, जिन लोगों को डाउट है वो बोलिए और पूछिए। दुष्यंत, कीर्ति, कुशल, विशाल, निकिता, आप लोगों को यहाँ एक कंसेप्ट बताया गया है जो याद रखना है कि या तो कैपेसिटर से निकल के बैटरी में आएगा चार्ज या बैटरी से निकल के कैपेसिटर पे जाएगा चार्ज, और इकलौता फॉर्मूला Q बराबर CV। आपको यदि चार्ज फ्लो पता है तो उसको बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्क डन निकल आएगा, वर्क डन बाय बैटरी। यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है, परंपरा है। ऐसा क्यों, उसके पीछे कहेंगे जैसे आपका राइट हैंड क्यों है, तो परंपरा है, सब बोलते हैं इसलिए। उसी तरह ये परंपरा बनाई गई फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, सब निगेटिव क्यों होगा। अरे भाई, आपसे पहले आके लोगों ने कह दिया ये निगेटिव है तो आप मानिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए फिजिक्स। उसी तरह वर्क डन बाय बैटरी कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव। कृतिका, क्या कंफ्यूजन है आपको, बताएं प्लीज। सर हैंड रेज नहीं हो। कुशल, आपके क्या कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया कृतिका, समझ में आ गया। कुशल, बालक, कुशल, कुशल मित्तल या कौशल हैं। चलिए, आपको इस
ये नोट कर लिया, मैं पेज हटाऊं? यस बहुत बढ़िया निकिता, समझ में आ गया। यहाँ एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं जिसमें हीट डेवलप्ड आपको बताना है। यहां देखिए टू वे स्विच है। टू वे स्विच का मीनिंग तो पता ही है आपको। अभी ये 1 से कनेक्टेड है स्विच, और ये 10 वोल्ट का बैटरी। 1 में ये बहुत देर से, तो स्विच इज इन पोजीशन 1 from long time. Now it is shifted from 1 to position 2. Find heat developed after this event. ध्यान से देखिए, यदि बहुत देर से 1 पोजीशन में है तो यहाँ चार्ज जो आया होगा उसको गौर करिए। टोटल Q, तो इस पे Q/2 और इस पे Q/2। पूछो मुझसे क्यों? अरे पैरेलल में है, एक जैसे हैं इसलिए यार, ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता कहाँ है। यहाँ पे +Q और यहाँ -Q। अब Q का वैल्यू कैसे पता चलेगा? C इफेक्टिव इंटू V। C इफेक्टिव देखिए, 6 और 6 जो पैरेलल में है वो हो गए 12, और 12 और 6 सीरीज में हो गए।
12 into 6 by 12 plus 6 into V. इफेक्टिव कैपेसिटेंस देखिएगा, 12 into 6 by 12 plus 6 into 10 equals to 40 माइक्रो कूलम। तो अभी कहाँ कितना चार्ज है वो देख लो ध्यान से। मीन्स आप कह सकते हैं कि शुरू में यहाँ चार्ज बैठा हुआ है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और यहाँ 40 माइक्रोकूलम। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सॉल्व करते वक्त आपने ये काम किया है, क्यों देखा है, C इंटू V। सी इफेक्टिव कैसे लिखा वो चेक करिए, 40 माइक्रोकूलम। दो रास्तों पे ये बटा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और यहाँ 40 माइक्रोकूलम। यदि सॉल्व करते हुए आपने दूसरा चित्र बनाया, तो पुराने वाले चार्ज को तो फिलहाल भूल जाओ। आपको अब बताना है इस पोजीशन में जब है 2 वाले पोजीशन में तो नया चार्ज। अब यहां से देखो Q डैश, तो ये Q डैश जो देखेंगे फिर से C डैश भी 6 6 और 12 फिर से वही हो जाएगा 12 into 6 by 12 plus 6। यहाँ पर आ गया 40 माइक्रोकूलम प्लस 40 माइनस 40 प्लस 20 प्लस 20 माइक्रोकूलम। सर ये कैसे आप चार्ज बांटते हो, मेरे तो एकदम समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आपको सीरीज पैरेलल भी नहीं समझ में आ रहा। 6 और 6 पैरेलल हो गए 12, 12 और 6 सीरीज हो गए, टोटल आ गया 4, 4 गुने 10, तो बैटरी से निकला और पहुंचा हुआ होगा 40। आपको ये दो डायग्राम एनालाइज करना है और तब ये बताना है कि क्या स्विच के शिफ्ट करने पर आफ्टर switches after switches after या when we shift the switch, ध्यान से देखिएगा, जब आपने स्विच को शिफ्ट किया पोजीशन 2 में लाते हैं तो पहले से यहां इस पर कितना चार्ज मौजूद था 20 माइक्रोकूलम, और जो बाद में कितना हो गया है 40 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहां से कितना चार्ज फ्लो किया होगा 40 माइनस 20 दैट इज 20 माइक्रोकूलम। तो सर केवल एक ही तरफ आप क्यों देख रहे हो, अरे किसी भी एक तरफ देखने से काम चल जाएगा। तो सर दूसरा जो कैपेसिटर था उसको जब हमने 2 पे किया तो उस चार्ज को क्यों नहीं लेफ्ट साइड में आप पहले कंसीडर कर रहे हो भाई। आपने जब 1 को 2 में शिफ्ट किया तो 20 कूलम का जो भी हुआ होगा वो राइट साइड से बैटरी में आया होगा या गया होगा, उसको मैं अभी नहीं देख रहा। जब आपने 1 को 1 से हटाया था स्विच, उस समय आपके बैटरी से अटैच प्लेट पे चार्ज कितना था। जब ये 1 से 2 पे किया आपने स्विच तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से केवल एक प्लेट अटैच है और उस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और बाद में हो जाता है 40। इसका मतलब स्विच के शिफ्ट करने पर
स्विच के शिफ्ट करने पर बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के 40 कूलम नहीं गया, क्योंकि 20 तो पहले से था। 20 स्विच के शिफ्ट करने के बाद आया है पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना दिख गया? वर्क डन बाय सेल कितना दिख गया? 200. तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया 20 इंटू 10, 200 माइक्रो कूलम। अच्छा ये बताओ डेल्टा यू का क्या हाल है? तो डेल्टा यू 0 है। क्यों? क्योंकि पहले आप एनर्जी देखेंगे 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 प्लस 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 प्लस 40 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6, और बाद में देखेंगे 40 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 बाई प्लस 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 प्लस 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 6। केवल चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का एक जैसा है। तो डेल्टा यू 0 हो गया। तो हीट किसके बराबर हो जाता है? हीट हो जाता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो ये हो गया 200 माइक्रो जूल। ये टफ क्वेश्चन कहलाता है। यदि आपके समझ में आ जाए तो आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आएगा, तो आ गया है समझ में। और नहीं समझ में आए तो लोकतंत्र में बहुमत के साथ है। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे आपको समझना होगा। स्विच के पहले जो चार्ज ढूंढ रहे हैं, तो वही सी इफेक्टिव इंटू वी और बराबर बांटा, दो पैरेलल में पहले सी इफेक्टिव इंटू वी 40 आया, दो कैपेसिटर एक। सर यदि पैरेलल वाले कैपेसिटर एक जैसे नहीं रहते तो चार्ज कैसे बांटते? तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेशियो में, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा रख लेता, जिसकी कैपेसिटी कम वो कम। सर वो राइट साइड वाले पे कितना चार्ज आप सोच रहे थे? अरे यार टोटल जो होगा ऊपर वाले प्लेट के सम चार्ज का 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर तो कोई सेल है ही नहीं, या वहां कोई कहाँ से आएगा चार्ज? इंड्यूस्ड ही होंगे सारे। तो इधर यदि हो गया -20 तो राइट साइड वाले पे हो गया प्लस। ये 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 बातें धीरे धीरे आप और बेहतर समझ जाएंगे। जिन लोगों के यहाँ तक समझ में आया वो हैंड राइज कर दें प्लीज। बाकी लोग नोट कर रहे हैं ऐसा मैं मान लेता हूँ। पहले तो केवल वर्क डन आप समझ जाएं तो भी एक बड़ा काम हो जाएगा कि वर्क डन बाय बैटरी का क्या मीनिंग है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव। तब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होता है सिस्टम का। फिर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी निकालना आप सीख जाएंगे। फिर हीट का एक फॉर्मूला आज से याद रखिए, वो बाद में फिर मत याद करिएगा, आज ही से याद कर जाइएगा कि सर्किट में यदि कोई चेंजेस होता है और चार्ज यदि कबड्डी खेलेगा कहीं ना कहीं आने जाने में, तो वर्क वहां हीट तो डेवलप होगा ही होगा, और उस हीट का जो वैल्यू होगा वो वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सोचो कैसे याद रखोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। बैटरी ने सर्किट को दिया एनर्जी 200 जूल, और जमा हुआ है या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है केवल 50 जूल, तो 150 जूल कहाँ गया हीट में? सर चार्ज का ऑसिलेशन हुआ और वो ईएम वेव जनरेट हुआ, तो 12th में ईएम वेव आता है। अभी कोई ईएम वेव नहीं है, अभी हीट है सीधा सीधा। वो जो 12th के बाद के टॉपिक पढ़ेंगे वहां, अभी ये हीट ही कहेंगे। और ईएम वेव भी रेडिएशन है, हीट रेडिएशन। आपको यदि कुछ बच्चों को लगता हो कि कोई एक पॉइंट समझने से काम मेरा आसान होगा तो बोलो, मैं समझा सकता हूँ। आर्यन वाधवन, अंश, भव्य, केतव, कुछ यदि पूछना हो तो बोलो भाई। हाँ केतव ओके, अंश ओके, आर्यन, भव्या,
बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जनरली 1 मिनट में नहीं पूछा जाता, मेडिकल में ये थोड़ा टफ हो जाता है। वहां यदि इकलौते बैटरी से केवल ये याद रखते हैं कि बैटरी ने चार्ज किया तो कितना एनर्जी बैटरी में जमा होगा, अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज किया तो बैटरी के वर्क डन का आधा, और आधा जो एनर्जी होता है बैटरी के वर्क डन का हीट में बदल जाता है। ये क्वेश्चन मेडिकल का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। ये जो सारी कहानी है इसको एक एग्जांपल एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन में देखिए फिर से। आपने पूछा किसी बच्चे ने कि हमें पता कैसे चलेगा वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव। बहुत दुख की बात है कि आप इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि जब एक दो एग्जांपल ऐसे ही बताया मैंने जिसमें यही सीखना था आपको, और यदि नहीं ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ देखिए, पिछले 2 एग्जांपल को मैं फिर चित्र में बना रहा हूँ, फिर मत ध्यान इधर उधर कर दीजिएगा कि सर फिर से गायब हो गया, मैंने तो समझा ही नहीं। यहाँ देखो, दोनों 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, ये अनचार्ज्ड है इनिशियली और ये चार्ज्ड है इनिशियली। अब बताइए, यदि मैं स्विच बंद करूंगा तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय बैटरी एट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, वर्क डन बाय बैटरी। ये 2 एग्जांपल हैं, फिर से आपके सामने आए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अकल लगा लो। जब ये ऐसे बंद किया तो यहां से चार्ज निकल करके आया प्लस क्यू माइनस क्यू, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब चार्ज निकला तो ये वाला जो केस है ये केस कहलाएगा चार्जिंग, बैटरी का डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग कब कहते हैं? जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल के आता है, और यहाँ कितना जा रहा था? सीधी 20 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन हो जाता है बैटरी का प्लस क्यू इंटू वी, क्यू जो फ्लो किया है इंटू वी, 20 इंटू 10 माइक्रोजूल। पॉजिटिव ये आ गया 200 माइक्रोजूल। यहां देखिए दूसरे वाले के लिए, यहां जब सॉल्व करेंगे तो यहां नया चित्र में कितना दिख रहा है चार्ज? पुराना वाला मत देखना, नया वाला देखो, बताओ तो कितना दिख रहा है? सर मैंने आंखें बंद कर ली हैं, खोलो, देख के बताओ, पढ़ के बताओ या सोच के बताओ। भव्या बालक, क्यू क्यू न्यू कितना? 20। अब बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को देखना, आंखें फोकस करो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे, इधर उधर आंखें मत डालना। और उससे जुड़ा कैपेसिटर का प्लेट देखो, पहले कितना चार्ज है उस पे? 30, अब कितना दिख रहा है? 20। तो स्विच के बंद करने पे चार्ज गया होगा कैपेसिटर में या आया होगा बैटरी में? बताओ जल्दी, अरे बोल के बताओ, लिख के बताओ, कुछ भी तो बोलो यार, ऐसे सो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? चेक करो कितना गया। पॉजिटिव टर्मिनल से भीतर आ रहा है, कैपेसिटर के 30 था पहले, अब 20 हो गया। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे 30 था, 20 हो गया, तो बैटरी से आया होगा या बैटरी में गया होगा? तो बैटरी में गया। कितना गया? 10 माइक्रोकूलम। यहां जो वर्क डन बाय बैटरी लिखेंगे ये होगा माइनस क्यू फ्लो इंटू वी, -100 माइक्रोजूल। भव्या बालक, समझ में आया ये?
यार हाँ या ना कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। फिर से किसी को समझना है तो बोल लो, सर ये पॉजिटिव कहाँ होता है और नेगेटिव कहाँ होता है वर्तन, ये किताब पढ़ के कतई नहीं सीखोगे। आप जब 200 क्वेश्चन गलत करोगे तो अपने आप 1000 वाट का बल्ब जलेगा, दिमाग में समझ में आएगा। या मेरी बात ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा। सर मुझे तो यही नहीं पता चला बैटरी डिस्चार्ज कब होता है और चार्ज कब होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से यदि करंट निकल रहा हो बैटरी के, जो जनरली ऐसा ही आप करते हैं, तो वो डिस्चार्ज कहलाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलता दिखे तो डिस्चार्ज कहलाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज भीतर घुसता दिखे तो वो डिस्चार्जिंग कहलाता है बैटरी का। चलिए एक एग्जाम्पल में कूदिए और पढ़ के मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है या नहीं। सर कौन सा एग्जाम्पल? 7 नंबर पढ़िए। लीजिए, मैंने जूम कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखिए। सब कोई देखिए, और जिन लोगों से बन जाएगा वो हैंड राइज करिए। आप लोगों के हाथ उठाने के स्पीड से मुझे लग रहा है कि उतने देर में तो मैं बना ही दूंगा। आंखें खुली रखिएगा और अपने कॉपी पे चाहे तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल की तरह, नहीं तो देख लीजिए। केवल 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड, 40 माइक्रोफेरेड, और ये है भी 12 वोल्ट। तो बताइए चार्जिंग में यहाँ चार्ज गया होगा क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। याद आया आपको? किस यही क्यू कितना होगा, या हर एक कैपेसिटर पे तो एक ही जैसा चार्ज होगा। तो और यहाँ वर्क डन बाय बैटरी यदि कोई पूछ दे तो कितना कह देंगे? क्यू जो फ्लो किया इंटू 12। और क्यू कैसे निकालेंगे? तो क्यू बराबर लिखेंगे सी इंटू वी। क्यू बराबर क्या लिखने वाले हैं? सी इफेक्टिव इंटू वी। दिक्कत यह है कि सी इफेक्टिव पता कैसे चलेगा? सीरीज का फॉर्मूला सर मुझे नहीं याद, तो छोड़ दो, मैं बता देता हूँ। 120, 20 छक्के 120, 40 ये 120, प्लस 30 चौवे 120, 6 4 10 3 13/120। सी इफेक्टिव हो गया 120/13 माइक्रोफेरेड। 120/13 गुने 12 माइक्रो जूल। और वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा 120/13 गुने 12 गुने 12 माइक्रो जूल। ये माइक्रो कैपेसिटी है चार्ज, और माइक्रो जूल एनर्जी का लिखेंगे, बैटरी का वर्क। अब जिन लोगों के समझ में आ गया सब हाथ उठा दो, या बना लिया। ये नहीं कि लिख रहे हैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हैंड राइज करो जल्दी, यदि समझ में आ गया या लिख लिया तो। अब भी 20 बच्चे हैं जिनको लग रहा है समझ में आया, वो बढ़ करके हुए 21। और थोड़ा देखो हैंड राइज नहीं हो रहा है तो बोल दो नहीं हो रहा है हैंड राइज सर, मैं तो कोशिश कर। चलिए कई बच्चे अब आ गए, 23। लक्षिता, क्या मैं और हेल्प करूं इसमें? लक्षिता, बहुत बढ़िया। अंश, बालक अंश, बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया अंश। तो अरे वाह विशाल,
अब ये हम लोगों ने देखा कि कैसे ये हीट का हम यूज कर सकते हैं या वर्क डन बाय सेल सोच सकते हैं यदि हमारे सामने कहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 8, ये है बेसिक, जो 11th-12th के बच्चे सीखते हैं, बोर्ड वाले बच्चे सीखते हैं, आईआईटी वाले बच्चे नहीं, आईआईटी की गिनती में ये सब आता नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कैपेसिटर है, इसमें क्या कोई पैरेलल में दिख रहा है? यस सर। तो 4 और 4 पैरेलल हो गया 8, और 8 और 8 फिर किस में दिखेगा? सीरीज में। तो यहाँ यदि कोई 8वें नंबर के क्वेश्चन में काम करना चाहता है तो क्या करने वाला है, ध्यान दीजिए। यहां से कितना चार्ज निकला तो वो लिखेंगे C इंटू बी। C कितना हो जाएगा? तो 4 और 4 हो गया 8, 8 8 एक जैसे हो गए, 8/2 4, 8 इंटू 8/8 प्लस 8 एक जैसे होते हैं तो हम उनको चार कहते हैं। तो 4 इंटू 12 48 माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्लस 48 माइक्रोकूलम माइनस 48 माइक्रोकूलम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 24 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस 24 माइक्रोकूलम, सॉरी प्लस। बराबर क्यों बांट दिया सर? 4 और 4 एक जैसे हैं, 1:1 रेशियो में बांट दो, 4:4 रेशियो में बांट दो, 24 आ गए, यहाँ प्लस और यहाँ -24। तो पहले ए वाले कैपेसिटर पे 48 माइक्रोकूलम, बी वाले पे 24 माइक्रोकूलम, सी वाले पे 24। सर जीरो क्यों नहीं बोलते हो? परंपरा है। पॉजिटिव प्लेट वाले चार्ज को बोल देते हैं कैपेसिटर का चार्ज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये भी बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन हुआ। बोर्ड का मतलब अब ज्यादा अकल नहीं लगाएंगे और आंसर आ जाए। तो यहाँ चारों कैपेसिटर में कौन पैरेलल दिख रहा है, कौन सीरीज? ये C1 C2 वाले पैरेलल दिखे और ये C1 C2 पैरेलल दिखे, तो C1 C2 पैरेलल में होगा C1 प्लस C2। ऐसे दो कैपेसिटर हो गए C1 प्लस C2 वाले, आपस में वो सीरीज हो गए। ये M और N जो है इनके बीच में कोई नहीं है, उनको इकट्ठा कर सकते हो, M और N पॉइंट एक ही जगह चला आएगा और वो दो कैपेसिटर एक में बदल गया। ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ कितना दिखने वाला है? C1 प्लस C2/2, एक जैसे दो है कैपेसिटर तो उनका सीरीज करेंगे तो 1/2 हो गया। यहाँ ये देख रहे हैं पैरेलल, ये देख रहे हैं हम पैरेलल, और आपस में ये हो जाएंगे सीरीज। वही कहानी नीचे भी है। तो ए के ऊपर हमारे पास जो आया है, ए के ऊपर ये हो जाएगा C1 प्लस C2/2, और नीचे वाला भी इसी तरह हो जाएगा C1 प्लस C2/2, और ये आपस में पैरेलल में है। तो ये बी वाले डायग्राम में सी ए भी हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को सम कर देंगे। निकिता ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है सीरीज पैरेलल? यस सर। जिन लोगों के समझ में आ गया जल्दी से हैंड राइज कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। तेज आ गया ना समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। यहाँ सीरीज पैरेलल बताइए तो।
कैसे सोचते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए यदि कंफ्यूजन है तो। ए से चार्ज आएगा तो 3 रास्ते दिखे, और ये जो ऊपर आया मान लो Q1, नीचे गया Q2, बीच में ये Q2, नीचे गया Q3, तो इधर तो ये Q1 ही कबड्डी खेलेगा, तो ये आपस में हो गए सीरीज। उसी तरह इधर Q3 ही कबड्डी खेलेगा, ये आपस में हो गए सीरीज, और ये तीनों आपस में हो गए पैरेलल। ये सीरीज पैरेलल दिखने लगे तो पहला काम तो यही रहता है, यहाँ स्टेप बना हुआ है और इनकी कैपेसिटेंस की बात की गई है। कैसे कैपेसिटेंस के बारे में सोचेंगे? ये जो होगा ये तो प्लेट होगा, प्लेट की कुछ चौड़ाई होगी, विड्थ है ए प्लेट की, विड्थ का मतलब ये जो ऐसे गया होगा ना प्लेट, जो प्लेट का जो विड्थ आप सोच रहे होंगे, तो एरिया आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे वाला प्लेट 3a स्क्वायर है। तो यहाँ एक कैपेसिटर है C1, यहाँ एक कैपेसिटर है C2, और यहाँ एक कैपेसिटर है C3। सर मुझे तो नहीं दिख रहा, और ये आपस में है C1 प्लस C2 प्लस C3, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d प्लस एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d प्लस b प्लस एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d प्लस 2b। ऐसे ये कैपेसिटेंस निकल आएगा। यदि अंदाजा लग जाए तो काम बढ़िया बन गया, नहीं लगे तो कोई खास बात नहीं, किसी मोमेंट पे अचानक से समझ में आएगा। सर पैरेलल में है कैसे पता चला? नीचे वाला प्लेट एक जैसा पोटेंशियल का, ऊपर वाला तीनों प्लेट जुड़े हुए हैं एक जैसे पोटेंशियल का, सीधी जो बना हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप एक जैसा, इसलिए पैरेलल में। आप लोग कोशिश करिए, ये सारा ट्राई करें, और इसमें 4 दिन 6 दिन लगाएं ऐसा मत करिएगा। (57) में कैलकुलस मजे देंगे आपको। सर हाँ बताएं। सर एक बार एग्जांपल्स का 7 बता दो। क्लास में आपने क्या लूप रूल का एप्लीकेशन नहीं सीखा? सर सीखा है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस वाला लेक्चर एनालाइज कर लीजिए, फिर खुद ही बना लीजिए। कितने अननोन लिया है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया जो चित्र में बना हुआ है? अरे बालक, यहाँ चित्र देखो 7, इधर से Q चार्ज आया, यहाँ से Q निकला, ऊपर ले गए Q1, तो नीचे कितना आया होगा? अकल लगाओ, अरे कुछ तो बोलो। Q माइनस Q1। अब यहाँ पर माइनस Q1, तो यहाँ पर देखो सिमेट्री है, ये C1 और ये C1, तो यहाँ पर यदि तुमने Q1 देखा तो यहाँ भी तुम देखोगे Q1, यहाँ पर Q माइनस Q1 देखा तो यहाँ भी देखोगे Q माइनस Q1। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट विथ सिमेट्री का है, इसलिए देखो सिमेट्री के कारण ऐसा हुआ। और
ये है माइनस Q1, ये है Q माइनस Q1। तो यहाँ ऊपर C3 के ऊपर वाले प्लेट पे इस तरह का चार्ज होगा कि ये इन दोनों से मिल करके क्या हो जाए, 0। अब एक में लूप रूल अप्लाई कर दो तो Q1 Q2 में Q और Q1 में रिलेशन आ जाएगा। और उसके बाद C बराबर क्या लिखते हो, ये यहाँ लास्ट वाला लाइन, इसको फॉलो करो, आ जाएगा रिजल्ट। C बराबर मैं क्या लिखना सिखा देता हूँ, C बराबर मैं लिखना सिखा देता हूँ CAB QAB बाई VAB। तो QAB इस बार तो हमने Q माना है, और VAB हो जाएगा Q1 बाई C1 प्लस Q माइनस Q1 बाई C2। सॉल्व कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ देखो 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड। बताओ क्या यहाँ सिमेट्री है? यस सर। CAB पता करना है। क्या करते हैं सॉल्व करते वक्त, Q को आता देखते हैं। यहाँ पर मान लो यदि Q1 आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q माइनस Q1। और सिमेट्री के कारण यहाँ फिर आएगा Q1 और यहाँ आएगा Q माइनस Q1, और यहाँ पर आएगा माइनस Q1। तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस Q1 माइनस Q, क्योंकि टोटल 0 हो जाए इस पॉइंट से रिलेटेड प्लेट्स पे। लूप रूल अप्लाई कर देते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं और वापस वहीं तक पहुंचते हैं। एक ही लूप से काम चल जाएगा यदि हमने सिमेट्री यूज कर लिया। Q1 बाई 1 प्लस 2Q1 माइनस Q बाई 3 माइनस Q माइनस Q1 बाई, ये इधर यदि प्लस है तो यहाँ होगा माइनस Q माइनस Q1, तो माइनस Q माइनस Q1 बाई 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेते हैं 6Q1 प्लस 4Q1 माइनस 2Q माइनस 3Q, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3Q प्लस 3Q1 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो कुछ कट पिट सकता है। 6Q1 4Q1 10Q1, 10Q1 और 3Q1 13Q1 इक्वल्स टू 5Q। Q1 इक्वल्स टू 5Q बाई 13। अब लिख रहा हूं मैं CAB। तो CAB क्या हो जाएगा, QAB बाई VAB। CAB Q अपॉन Q1 बाई 1, A से B तक उंगली ऊपर वाले प्लेट से चलो, Q1 बाई 1 प्लस Q माइनस Q1 बाई 2। अब Q1 का वैल्यू रख दो, 5Q बाई 13 प्लस 5Q बाई 13 माइनस Q, 5Q बाई 13, ओहो Q माइनस 5Q बाई 13 बाई 2। Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 5 बाई 13 प्लस 8 बाई 26, 26 बाई 10 18
ये हो गया 13/9 माइक्रोकूलम CAB। जिन लोगों के समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। एक बार मैं फिर से हाथ हटा रहा हूँ, कई लोगों ने राइज किया हुआ पहले था, उससे कंफ्यूजन ना हो। अब हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। पार्थ, क्या एक बार और बताऊं? पार्थ बालक, क्या एक बार और बताऊं? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes, yes, sir. तो आप लोग HC वर्मा कंप्लीट कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है कंप्लीट वो एक्सरसाइज सीट बनाइएगा, जिज्ञान वाला एक्सरसाइज 1। मैं अगले टर्न पे HC वर्मा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझसे पूछें जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे, और फिर एक्सरसाइज 1 बनाएं, फिर जिज्ञान वाले बुकलेट का, फिर उसके 2। और ये सब काम यदि टेस्ट से पहले करके तैयार रहेंगे तो चांस है कि टेस्ट में आपसे क्वेश्चन बने। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, सर? बाय बाय। हाँ बताइए। सर इसमें बिना लूप रोलर्स के कर सकते हैं? सबसे प्यारा काम है छोड़ देना क्वेश्चन को। यहाँ कोई सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है? नो सर। तो कैसे करोगे? इसके लिए एनालिसिस का कौन सा तरीका बताया है? क्या ये लैडर जैसा है? क्या ये इनफाइनाइट सर्किट है? क्या ये फाइनाइट लैडर है? तो जब किसी का क्या मिरर इमेज है? नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो उसको क्या नाम दिया है मैंने? कॉम्प्लेक्स सर्किट विद सिमेट्री। और तुम्हें मैंने वो भी बताया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट विदाउट सिमेट्री। तो जो तुम्हें बताया है कॉपी पे है तुम्हारे, उन्हीं में से ना किसी कैटेगरी में आएगा, और वही रास्ता तुम्हें चुनना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you.